नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आज के इस सेशन के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे यूपीएससी के वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शनल दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। दोस्तों, साल भर से मुझे लगभग मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपकी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच कब आ रही है। हम इसका बकायदा इंतजार कर रहे हैं। तो आप सबको बता दूं, 16 जून डेट आप लोग नोट कीजिएगा। 16 जून जिस दिन मंडे है, सुबह 9 बजे मेरी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच लाइव हो जाएगी। इस बैच के कुछ फीचर्स की हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, खास करके ऑप्शनल रिलेटेड बहुत सारी जो लोगों की क्वेरीज होती हैं वो भी हम लोग थोड़ी सी देखेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पीएसआर ऑप्शनल का ओरिएंटेशन मेरे साथ, यानी कि अरविंद सिंह राजपुरोहित के साथ। तो देखिए, बहुत सारे जो है वो लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं और उन्हीं को लेकर के मैं ये वाला सत्र भी रखने वाला हूँ कि ये डाउट्स आपके क्लियर कर पाऊँ। सबसे पहले, ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस क्या है पूरी की पूरी एग्जामिनेशन के अंदर में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर हम ऑप्शनल कर रहे हैं तो इसको करने का सही समय कब है, सही समय कब है, तो कब करें हम लोग इसको, तो सही समय कब है। तीसरा, ऑप्शनल किस तरीके से चूज किया जाता है। चौथा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लेते हैं तो इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्यों आप लोगों ने मेरे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच को ज्वाइन करना चाहिए। तो इन सभी मुद्दों को हम लोग इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर में डेफिनेटली डील करने वाले हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारे अनअकैडमी पर अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और अगर आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप के माध्यम से थोड़ी सी अपनी प्राइसिंग कम करवा पाओगे, तो आप लोग जो है वो इस संडे यानी कि जून 15 को होने वाली टेस्ट को जरूर दीजिएगा, जिसका नाम अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है। ये जो सिविल सर्विसेज की चैंपियनशिप आई है काफ़ी बड़ी होगी इस बार, और आप लोगों को अलग अलग ऑफर जो है वो इसके अंदर में मिलेंगे सुबह 11 बजे। और अगर आप मान लीजिए उसे मिस कर जाते हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, देन यू हैव अनदर ऑप्शन ऑफ 5 PM। तो डेफिनेटली इसमें आप लोग एनरोल कीजिएगा विद कोड अरविंदा। सेकंड मुद्दा जो है वो ये है कि ऑप्शनल को लेकर के या फिर और भी मुद्दों को लेकर के आपके अगर कोई डाउट्स हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है अरविंदा यूएन। इधर आप इसे डायरेक्टली स्कैन कीजिए या फिर आप सीधा अगर टेलीग्राम के अंदर में ये का ये वर्ड अगर आप डालें तो आप लोगों को यही मिल भी जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हमारे एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं और उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि ऑप्शनल का महत्व कैसे है। बिकॉज हम सबसे पहले मुद्दे की बात कर रहे हैं कि ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस क्या है। ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस समझने के पहले प्रीलिम्स, जो कि अगर मैं पिछली वाली प्रीलिम्स की बात करूं तो लगभग 14 लाख लोग जो है वो फॉर्म भरते हैं। इन 14 लाख लोगों में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है वो सिंसियर नहीं है। तो ये जो सिंसियर नॉन सिंसियर लोग हैं, तो उसमें से अराउंड में 8 लाख के करीब में लोग जो है वो इस प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में जाएंगे। लेकिन इनमें से पास केवल और केवल अराउंड में 14,000 के करीब में लोग जो है वो पास होंगे। इन 14,000 लोगों में अगेन इन लोग जो है जब वापस से इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हार्डली 2,500 लोग जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और फाइनली इसके अंदर में अराउंड 1000 या फिर 900 के करीब में लोग जो है वो लिस्ट के अंदर में अपना नाम देखेंगे। इन सब में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई एग्जामिनेशन है तो लोगों को लगता है वो प्रीलिम्स की है, बट मैं कहता हूं नहीं। द मेन एग्जाम इज द मोस्ट मेन एग्जाम इन दिस एंटायर जर्नी। ओके, इसके अंदर में आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं कि देखिए, इसके अंदर में पेपर 1 है, पेपर 2 है। ओके, तो ये आपके कंपलसरी एक इंडियन लैंग्वेज का और इंग्लिश का पेपर होता है जो कि काफ़ी क्वालिफाइंग मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आप लोगों को बस कुछ मार्क्स लेकर के आने एंड देन यू आर डन। आगे इसके अंदर में एक ऐसे का पेपर, GS 1 2 3 4 इन सब का पेपर है, और बाद में आपके एक ही ऑप्शनल के दो पेपर्स होते हैं जिसको हम लोग ऑप्शनल पेपर नंबर 1 एंड ऑप्शनल पेपर नंबर 2 कहते हैं। इन दोनों के मार्क्स अगर हम लोग मिलाएं तो लगभग 500 के करीब में है। इन सभी में से जो फाइनल आपके एग्जामिनेशन के अंदर में मार्क्स जुड़ेंगे वो आप लोगों के 1750 है, और इन 1750 मार्क्स के अंदर में अगर हम लोग देखें तो इसका रेशियो कितना आता है, लगभग 28.28, या फिर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकता हूँ 29%। वैसे तो हमने इसको 20 मतलब लेसर, बिकॉज डिजिट के डॉट के बाद में जो नंबर है वो लेसर आ रहा है तो थोड़ा सा कम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि लगभग 29% मार्क्स इसके हैं। और क्यों सर आप मेंस की एग्जामिनेशन को सबसे मेन एग्जामिनेशन क्यों कहते हो? बिकॉज देखिए, आप प्रीलिम्स में चाहे 140 ले आओ, 150 ले आओ,
70 ले आओ, 80 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने कट ऑफ को क्लियर किया है तो वो आपके फाइनल मार्क्स के अंदर में जुड़ने वाला वैसे भी नहीं है, तो फिर इनमें ज़्यादा मार्क्स लेकर के आने का कोई फ़ायदा भी आप लोगों को नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मेन फ़ायदा कहाँ है आपको? मेन फ़ायदा है आपके ऑप्शनल के प्रिपरेशन के अंदर में, और इसीलिए आप लोग जो है या मेंस के प्रिपरेशन के अंदर में, और इसमें ही मेंस में लगभग 29% मार्क्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दिला सकता है, दैट इज़ योर ऑप्शनल। तो इसीलिए हमको ऑप्शनल करने चाहिए। अब यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी लगभग आप लोगों को 48 ऑप्शनल्स का ऑप्शन देती है, जिसमें से 25 आप लोग कहोगे कि नॉन लिटरेचर ऑप्शनल्स हैं, एंड 23 जो है वो लिटरेचर के ऑप्शनल्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम टोटल देखें तो लगभग 48 ऑप्शनल्स आर देयर। ओके, और इन 48 में से आप ऑब्वियसली सारे के सारे 48 में तो कंफ्यूज नहीं रहोगे, बट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी लाइकिंग के हिसाब से, और कुछ थोड़ा स्कोरिंग नेचर के हिसाब से, मेंटोरशिप के हिसाब से आप इनमें से एक ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करोगे। अब ऑब्वियसली जो कॉमन या काफ़ी जो पॉपुलर ऑप्शंस हैं उनमें एंथ्रो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के बारे में बात करते हैं, बट इन सब में से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो आप लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का देखेंगे। ओके, क्या है ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस? क्या है ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, आप लोगों को आपकी जो भी ड्रीम सर्विस चाहिए या आप लोगों को आपका जो ड्रीम कैडर चाहिए वो आपको तभी मिलेगा जब आपने एक राइट ऑप्शनल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें चाहे मेरे अजीज दोस्त आईएएस वरुण बरनवाल जो इस समय दिल्ली में पोस्टेड हैं उनकी बात करें, या फिर मेरा स्टूडेंट आईपीएस सूरज गुंजाल इसकी बात करें जो अभी नासिक में पोस्टेड है, इन सभी ने ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस को सिलेक्ट किया था, और उसमें उनको भर भर करके मार्क्स भी मिले हैं, उनको जो ड्रीम सर्विस चाहिए थी वो भी मिली है, और उनको जो ड्रीम कैडर चाहिए था वो भी मिला है। ओके, तो क्यों मैं आपको वही कह रहा हूं कि 29% मार्क्स जो है इसके ऊपर में ही आपके डिपेंडेंट है कि आपने क्या ऑप्शनल सेलेक्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो जीएस मोर और लेस काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब क्या? अनप्रेडिक्टेबल मतलब आप सच में क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि जीएस के अंदर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन ऑप्शनल के अंदर में आप बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस बार क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनका प्रिपरेशन मुझे किस तरीके से करना है। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि आप जो है वो ऑप्शनल जो कि एक प्रेडिक्टेबल पार्ट है आप लोगों के स्टडी का, तो उस प्रेडिक्टेबल पार्ट को जरूर कंट्रोल करो। आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसीलिए आपने बिल्कुल ऑप्शनल को ढंग से करना चाहिए। मेरा हमेशा से विद्यार्थियों को एक बात कहना होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, आप लोग जो है जैसे आप इन मार्कशीट्स को अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि आपकी रैंक, आपका सर्विस, आपकी कैडर, ये सब जो है वो ऑप्शनल से डिसाइड होती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि देखिए कैसा होता है कि जनरल स्टडीज के लिए मोर और लेस आप लोगों को यहाँ ना वहाँ से कहीं ना कहीं से गाइडेंस जो है वो मिल ही जाता है। अगर मैं खास करके बात करूं पॉलिटी की या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये दो सब्जेक्ट में ही आप लोगों को खास करके मुझसे ही गाइडेंस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी मैंने अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर सिखाया हुआ है वही सारी चीज़ें आप लोगों को इसी चैनल पर, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल पर फ्री में पूरी पूरी आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। ओके, पूरी पूरी तरीके से फ्री में मिल जाएगी। मतलब गाइडेंस आप लोगों को मोर और लेस जीएस के लिए मिल जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल, ऑप्शनल के लिए मेंटोर जरूरी है। ऑप्शनल के बहुत ही छोटे छोटे निटी ग्रिटी डिटेल्स होते हैं, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार अगर आपने जीएस के लिए जीएस के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जीएस के लिए किसी की हेल्प नहीं ली है तो चल जाएगा, लेकिन ऑप्शनल के लिए आप लोगों को एक सही मेंटोर जो है वो जरूरी होता है, अदरवाइज हम सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हैं। देखिए, आप इस बार का यूपीएससी ने अपना शेड्यूल जो है वो रिलीज किया हुआ है। अगर इस शेड्यूल को आप देखोगे तो इस शेड्यूल के अंदर में आप देखिए, यहाँ पर आप लोगों की सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन का डिटेल दिया है कि सिविल सर्विसेज की एग्जाम आपकी कब हो रही भी। आपकी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन जो है, एक सेकेंड, आपकी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन जो है वो डेट जो है वो 24 मई। ओके, तो 24 मई के दिन आप लोगों की एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की होने वाली है। उसके बाद में अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस आप लोगों की कब हो रही है? तो मेंस जो है वो आप लोगों की 21 अगस्त के दिन में, सिविल सर्विसेज की मेंस की अगर हम बात करें तो आपकी 21 अगस्त के दिन में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेंस की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो अगर आप लोगों को इसके अंदर में अगर रेडी होना है, ओके, अगर आप लोगों को इसके अंदर में रेडी होना है तो आप लोगों को क्या चाहिए होगा? आप लोगों को चाहिए होगा कि आप अपना ऑप्शनल जो है वो ढंग से रेडी करके बैठे रहें। आई थिंक थोड़ा सा स्टक हो गया था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 24 मई से लेकर के 21 मई तक, ठीक है, अगर हम बात करें
24 मई से लेकर के 21 मई तक अगर हम बात करें तो आपके पास में केवल 89 डेज हैं, और इनमें से भी अगर आप लोगों ने इस साल प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन दी हुई है, आप सबको पता है कि क्या होता है इस साल की। अगर आपने प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन दी है, लगभग 15 दिन तो आपके इनिशियल जो है वो ऐसे ही चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आप रिजल्ट की आप लोगों को एंग्जाइटी होती है। तो मोटा मोटी आप लोगों के पास में एक 70 दिन जो है वो बचते हैं। ओके, इन 70 दिनों के अंदर में आप लोगों को अपना पूरी तरीके से ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। इसमें आप लोगों को अपना जीएस का प्रिपरेशन करना है, एसए का प्रिपरेशन करना है। तो मेंस जो है वो केवल 89 डेज के अंदर में नहीं हो सकती है। तो अगर ऑप्शनल करना है तो कब करें? मेरा कहना है, देखिए वैसे ही जब जनवरी लग जाएगा तो जनवरी से लेकर के मई के महीने तक आप लोग डेफिनेटली, ओके 2026 की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करने वाले हो और प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई जो है मेजरली करोगे। लेकिन लेकिन अगर इस समय में आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो तो फिर ऑप्शनल कब करें? ऑप्शनल को सही करने का समय है आप लोगों का जून से लेकर के दिसंबर 2025। इसीलिए मैंने लॉजिकली ये वाली जो बैच है इसको भी 16 जून को ही लॉन्च किया है। एंड बाकायदा हम लोगों की जो है वो 16 जून को बैच लॉन्च हो रही है, और 24 ऑफ दिसंबर को किसी भी हालत में ये वाली बैच खत्म हो जाएगी। मोर देन एटलीस्ट 120 से ज़्यादा लेक्चर्स इसके अंदर में आप लोगों के होंगे, और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उन सब का ध्यान रखा जाएगा। आप लोगों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी वगैरह वगैरह, ये सब होगा। एनीवेज, उस मुद्दे पर हम लोग आगे आएंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं कि अगर किसी को मान लीजिए अभी भी डाउट है थोड़ा सा कि सर मैं ठीक है आपका ये ओरिएंटेशन सेशन तो देख रहा हूँ, लेकिन ऑप्शनल को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, मैं कहता हूं 50% वेटेज आप मेंटोर के लिए दीजिए कि भाई एक सही मेंटोर आप चूज कर लीजिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक साल के अंदर में क्या क्या करोगे? आप जीएस के अंदर में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर है, एनवायरनमेंट है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, एग्रीकल्चर करना है, इंटरनल सिक्योरिटी करना है, गवर्नेंस करना है, सोसाइटी करना है, सोशल जस्टिस करना है, एथिक्स करना है। क्या क्या करोगे? इससे भी करना है। तो अगर इन सब चीजों में अगर आप ओवरवेल्म हो जाओगे तो फिर ऑप्शनल में अगेन अगर और एक चीज खुद से करने जाओगे तो फिर तो आप लोगों को एक साल नहीं एटलीस्ट 2 से 3 साल लग जाएंगे। और ये अगर आपको अवॉइड करना है तो मैं कहता हूं कि 50% वेटेज आप लोग सिंपली एक मेंटोर को दे दीजिए। ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करें ये इस चीज पर डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को सही मेंटोर उसके लिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके रिसोर्सेस मार्केट में ढंग से अवेलेबल है या नहीं है, और बाकी बातें बाद में आती है। कुछ लोगों को चाहिए करंट अफेयर्स का रोल कम हो, किसी को ज़्यादा चाहिए, वो अब अपनी पर्सनल चॉइस है। ओके, किसी को चाहिए कि भाई मेरा जो है वो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यही था। जैसे अब कल ही एक विद्यार्थी से मेरी बात हो रही थी, वो कहता है कि मैंने केमिस्ट्री के अंदर में ग्रेजुएशन किया है। मैं बोला कितनी पकड़ है? बोले बिल्कुल नहीं है, कोई आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। तो अगर आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाता है, आपकी पकड़ अच्छी, तो फिर आप केमिस्ट्री ले सकते हो मे बी, क्योंकि आपने उसके अंदर में ग्रेजुएशन किया हुआ है। लेकिन आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, आपकी पकड़ भी अच्छी नहीं है, तो फिर आप केमिस्ट्री के लिए क्यों जाओगे? फिर आपको कोई एक दूसरा ऑप्शन जो है वो ढूंढना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 50% वेटेज आप इस चीज़ के लिए दीजिए कि कौन सिखा रहा है, और दूसरा इसके लिए आपको इनफ रिसोर्सेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और फिर बाकी के सारे फैक्टर्स आप लगा सकते हो कि मुझे इसके अंदर में पहले से ही इंटरेस्ट आ रहा था, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ओके, लेकिन अब अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो मैं इसको हमेशा से एक टॉपर्स का सब्जेक्ट कहता हूं। चाहे इस बार की शक्ति दुबे ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कीजिए, इसी साल की ऑल इंडिया रैंक 2 हर्षिता गोयल की बात कीजिए, पॉलिटिकल साइंस ने प्रूव किया है टाइम एंड अगेन कि ये टॉपर्स का सब्जेक्ट है। इस बार में भी अगर हम लोग देखें तो लगभग जो टॉप 50 रिजल्ट्स आए हैं, इन 50 में से 10 रिजल्ट्स जो हैं, ओके टॉप 50 जो रैंकर्स हैं उनमें से 10 रैंक्स जो है वो पूरे पूरे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के है। मतलब मैं कहूंगा कि 20% रिजल्ट एक इकलौता ऑप्शनल दे रहा है, और 80% रिजल्ट बाकी के सारे 47 ऑप्शनल जो है वो मिला करके दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो कहां से टॉप कर रहे हैं। अच्छा, आप कहोगे सर एक आध बार तुक्के से में भी शक्ति दुबे जो ऑल इंडिया रैंक 1 बन गई होगी, तो फिर आप टीना दाबी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, या फिर ईशिता किशोर को कैसे एक्सप्लेन करोगे 2022 में? 2022 में ईशिता किशोर टॉपर बनी, सिर्फ एक बीच में आप गैप छोड़ करके देखें तो वापस से शक्ति दुबे पॉलिटिकल साइंस के साथ में टॉपर बनती है। तो मैं इसको कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट की है वो ये है कि इट इज अ टॉपर सब्जेक्ट।
क्यों टॉपर्स का सब्जेक्ट क्यों है, उसकी रीजन है कुछ, व्हाट आर द रीजंस कि क्यों ये टॉपर्स का सब्जेक्ट बनता है। देखो सिंपल बात बताता हूं, टॉपर्स का सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ओवरलैप अच्छा खासा है। आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है, क्यों ओवरलैप सीख करना चाहिए हमने, आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है। जीएस खत्म करोगे तो ऑप्शनल का टेंशन है, ऑप्शनल खत्म कर रहे हो तो जीएस का टेंशन है, ये झमेला ही नहीं चाहिए। आप पॉलिटिकल साइंस का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप लोग किसी न किसी वक्त में आप लोग जो है वो ऑप्शनल प्रिपेयर कर ही रहे हो, या फिर जब ऑप्शनल कर रहे हो तो आप किसी न किसी जीएस के कंपोनेंट को कर ही रहे हो। मैं आपको प्रूफ के साथ में इस बारे में बात करूंगा, ठीक है। मैं आपको बकायदा इस मामले में आपको एक प्रूफ देता हूं, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ में अगर जाता हूं और आप लोगों को हमारे पॉलिटिकल साइंस का खास करके पेपर 1 पार्ट बी, इसको भी अगर मैं थोड़ा सा जूम करके अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों को दिखेगा। ओके, तो ये देखिए, इसमें पहला ही हमारा जो पेपर 1 पार्ट बी का जो सिलेबस का टॉपिक है वो इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि मैं अगर बात करूं तो आपके जीएस 1 का हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब इसके बाद में बचा क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में, इसके बाद में बचा क्या है, ठीक है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स की मूवमेंट हो गई। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छा खासा कंपोनेंट है, यहीं पर आप लोग जो है वो स्टडी कर रहे हो। देन अगर थोड़ा सा हम लोग जब वो नीचे की तरफ में जाए, ठीक है, तो अगेन इसमें ब्रिटिश रूल की जो लीगेसीज हैं वो आप लोगों को आ जाता है। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जीएस 1 का हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो कंपोनेंट है वो तो आता ही है। अच्छा, इसी के साथ में अगर मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं तो मॉडर्न हिस्ट्री के ही कुछ जो हमारे लोग हैं, ओके, वो भी आप लोगों को इसके अंदर में दिखाई देंगे। सर कौन, तो आप देखिए, आप लोगों को सर सैयद अहमद खान, अरविंदो, एम के गांधी, अंबेडकर, एम एन रॉय, जब इनके बारे में पढ़ना है तब भी आप लोगों को समहाउ मॉडर्न हिस्ट्री लगती है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, अगर हम लोग बात करें एंशंट हिस्ट्री की, या फिर आप लोग बात कर लीजिए आर्ट एंड कल्चर की, क्या वहां पर ओवरलैप है? बिल्कुल है। आप लोग देखिए यहाँ पे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, कहीं ना कहीं ये अगेन आप लोगों के मतलब इसके साथ में जीएस 1 के साथ में ओवरलैप कर रहा है। बाकी ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो तो आईआर के लिए वैसे ही ज्योग्राफी आपको रिक्वायर्ड होती है। सोसाइटी के कुछ कंपोनेंट जो है वो अगेन आप लोग इसके अंदर में देख सकते हो, जैसे सोसाइटी के कौन कौन से कंपोनेंट है आपके सोसाइटी के अंदर में, कास्ट है, रिलीजन है, एथनिसिटी है, इनके कुछ इश्यूज हैं। सोसाइटी के अंदर में ही सोशल मूवमेंट्स आती हैं जिसमें सिविल लिबर्टीज, वुमेन की मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, ये सब पार्ट है। तो जीएस 1 का आपका ओवरलैप दिखा रहा हूं, जीएस 2 के ओवरलैप के बारे में मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा जीएस 2 100% आपका ओवरलैप होता है। आप कहोगे अच्छा सर जीएस 3 में भी आपको बता सकता हूं। ये अगर आप लोग जीएस 3 का सिलेबस खोलो, ग्रीन रिवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रोल ऑफ प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर, ये आप लोगों को पूरी तरीके से दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पेपर 2 के पार्ट ए एंड पार्ट बी में जाओ तो यूनाइटेड नेशंस हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये सब चीजें अगेन आप लोगों की कहीं ना कहीं जीएस से ओवरलैप होती है। तो जीएस के साथ में एक मासिव ओवरलैप है। मैं कहता हूं डायरेक्टली तो 40% है ही है, लेकिन इनडायरेक्टली कभी कभी अगर आप इसको क्लेम करने के लिए जाएं तो इनडायरेक्टली एटलीस्ट आप लोग जो है वो मिनिमम 65% का आप लोग कह सकते हो कि ओवरलैप जो है इस ऑप्शनल का आपके जीएस के साथ में है। तो ओवरलैप ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो पॉलिटिकल साइंस से टॉपर्स बार बार चूज करके आपको दे रहा है। देन बाकी अगर आप देखें तो प्रीलिम्स के अंदर में हेल्पफुल है। इस बार यूपीएससी ने ब्रिक्स के बारे में सवाल पूछा था, बिम्स्टेक के बारे में सवाल पूछा था। मे बी एक ऑर्डिनरी लर्नर जिसका ऑप्शनल में भी नहीं है, किसी का ऑप्शनल एंथ्रो है, हिस्ट्री है, वो लोग क्यों पढ़ेंगे डिटेल में बिम्स्टेक को। इस बार के बिम्स्टेक के आपने क्वेश्चंस देखे, उसमें पूछ रहे भाई बैंकॉक डिक्लेरेशन में हुआ क्या, ये साल था क्या, वो साल था क्या। अगर आप पीएसआर के एस्पिरेंट थे, आपको बकायदा पता होता कि इसके बिम्स्टेक के और ब्रिक्स के सारे डिटेल्स क्या है। या फिर इसी तरीके से अगर आप लोग सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो डिवोल्यूशन चल रहा है, फाइनेंस कमीशन कितने पैसे नीचे बांटने की बातें कर रहा है, वो भी आप लोगों को इसमें उत्तर मिल जाता था। इससे में हेल्पफुल है क्योंकि फिलोसॉफी आप लोग जब प्लेटो सीखोगे, एरिस्टोटल सीखोगे, उस समय में आप फिलोसॉफी सीखोगे और उसी फिलोसॉफिकल एसेज में आप लोगों को, पिछले साल के तो ऐसे ही पूरे पूरे फिलोसॉफिकल थे, वहां पर पॉलिटिकल साइंस वालों को अगेन एक एडेड एडवांटेज होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेल मी एन इंटरव्यू जिसमें आईआर के क्वेश्चंस पूछे ना जाते हो, ठीक है। तो मैं यही कहता हूं कि मासिव ओवरलैप इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो आप लोगों को दिखती है। ओके, बाकी फिर दूसरी 2-3 चीजें हैं कि जैसे इसमें कोई आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता है।
मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल बड़े ढंग से किया और 296 जितना स्कोर भी मैं ला चुका हूँ। ओके, मेरी मार्कशीट जो है उसके अंदर में आप लोग देखोगे 296 आपको स्कोर मिलेगा। इंटरलिंकिंग है, करंट अफेयर्स आप लोगों को हमेशा अपडेटेड रखे रहते हैं और वैसे ही यूपीएससी में ही आप लोगों को अपडेटेड होना रहता है। ओके, फिर उसके बाद में आप लोग बैलेंस्ड आंसर जो है वो लिख पाते हो और मोर बैलेंस्ड एंड मतलब क्वेश्चंस भी जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। मोर और लेस आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस साल सवाल क्या आ सकता है, क्योंकि सिलेबस के ही टॉपिक्स को, सिलेबस कैसा है, लोग कहते हैं लेंदी है लेंदी है, लेंदी नहीं है सिलेबस। सिलेबस डिटेल्ड दिया हुआ है और उसकी वजह से आप लोग जो है वो बकायदा निकाल सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो ये आई होप आपको वो बातें जो है पता चल गई होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉलिटिकल साइंस को लेकर के कुछ मिथ हैं, जैसे कि लॉट ऑफ मगिंग अप इज रिक्वायर्ड। ओके, एज इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैं आपको कह दूं कि बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर में लॉट ऑफ मगिंग अप बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट है। ओके, आपको बस कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, आप लोगों को इसके एप्लीकेशन ऑफ माइंड पता होना चाहिए और बिल्कुल हो जाएगा। सिलेबस इज़ वेरी लेंदी, अगेन आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है, डिटेल्ड सिलेबस है। कई बार आप लोग जैसे ग्लोबलाइजेशन टर्म 2-3 बार दिया हुआ है। ओके, जस्टिस यहाँ भी पढ़ना है, जस्टिस आगे भी लेकर के जाना है, कई चीज़ें रिपीटेटिव है। ओके, तीसरा है इट इज़ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। ओके, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि इस ऑप्शनल के अंदर में आईआर को लेकर के थोड़ा सा डायनेमिज्म लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको अपडेटेड रहना हो, लेकिन वहीं पर एक प्रॉब्लम है। ओके, आप लोगों को लगता है कि हमको आईआर के लिए हर एक जो भी छोटी मोटी जो भी न्यूज़ आ रही है वो सब मुझे जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर 2 का सिलेबस खोलिए, पेपर 2 का जैसे ही सिलेबस खोलोगे उसके अंदर में कहा है कि भाई थोड़ा सा WTO, ब्रेटन वुड सिस्टम जैसी जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप पढ़िएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूनाइटेड नेशन की अगर कोई चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में पढ़िएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंडिया की रिलेशन देखो तो इंडिया की रिलेशन में इन 5 कंट्रीज़ के साथ में, यानी कि यूएस, EU, जापान, चाइना और रशिया, इनके साथ की रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, ये अगेन 4 कंट्रीज के बारे में ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप लोग देखें तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनके साथ में हमारी रिलेशन कैसी है, एंड ऑब्वियसली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके बारे में थोड़ी सी रिलेशन को रखना है। तो आपको लगता है वो वेनेजुएला किसी से लड़ रहा है उसको भी हम लोग ध्यान में रखें, तो सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। ओके, तो आप लोग बिल्कुल इन सब मुद्दों की चिंता जो है वो नहीं कीजिए, और जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉलिटिकल साइंस जो है वो उन्हीं को हेल्प करता है जिन्होंने इसमें ग्रेजुएशन किया है। अगेन मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब सवाल आता है कि मेरी बैच को क्यों ज्वाइन करें। एक, रिजल्ट्स मेरे हर बार हमेशा ही आते हैं, ठीक है, आई डोंट इवन नीड टू टेल यू कि एक भी ऐसा साल नहीं होता जिसमें मेरे थ्रू पढ़े हुए पॉलिटिकल साइंस के बच्चे या मेरे थ्रू पढ़े हुए बच्चे जो है वो रैंक्स में नहीं आ रहे हैं। ये इस बार की जो है वो रैंक्स है, इसमें आप देख भी सकते हो कि ये बाकायदा बच्चे मुझसे सीख चुके हैं, मिल चुके हैं, और अब जो है वो रैंक्स में आए हुए हैं। आप चाहे IAS ओमकार पवार की बात कीजिए, सुब्रमण्यम केलकर की बात कीजिए, ओमकार खुंटाले की बात कीजिए, या फिर ज्ञानेश्वर मुखेकर की बात कीजिए, और ऐसे अनगिनत मैं स्टूडेंट्स आपको गिना सकता हूँ जो मेरी बैच पढ़े हुए हैं, क्योंकि मैंने उनको राइट मेंटोरिंग की थी, मैंने इन लोगों के सारे PYQs के कवरेज करवा करके दिया हुआ है, मैंने इनके यूपीएससी स्टाइल में मॉक्स लिए हुए हैं, और मैंने हमेशा ही इनका जो भी बैच था उसको 1-1 साल 2-2 साल कभी नहीं खींचा। मेरा सिंपल कहना था 6 महीने के अंदर में सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए बता रहा हूँ, मैंने खुद ने, एज आई सेड, कि मैंने रिजल्ट्स बताए हुए हैं, मैंने खुद ने 296 पॉलिटिकल साइंस में स्कोर किया है, और अगर आप लोग भी चाहते हो तो आप लोग बाकायदा इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके मेरे कुछ फीचर्स, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बैच करते हो, मान लीजिए आप ऑफिसर नहीं भी बने, मैं आपको अनगिनत मैसेजेस बता दूं जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर हम पॉलिटिकल साइंस में UGC नेट JRF बन गए हैं, अब हमने एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया है, या फिर अब हम PhD कर रहे हैं, मैंने JNU की एंट्रेंस की एग्जामिनेशन क्लियर कर ली, सर मैंने UPPSC कर ली, मैंने MPSC कर ली, इस तरीके से। इधर अभी तो अगर आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आप लोगों का सिलेबस जो है काफ़ी कॉमन है। ओके, फिर जो है वो खास करके तो सिलेबस का वॉक थ्रू के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक हम लोग इंडिपेंडेंट जो है वो पूरी पूरी वीडियो हम लोग बनाएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे बैच के अंदर में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। जैसे आप देखिए, इसके अंदर में क्या होता है कि जो जो भी मेरी बैचेस रही हैं तो उनके अंदर में मैं क्या करता हूँ
इनको बाकायदा पेपर 1 पार्ट ए, पेपर 1 पार्ट बी, पेपर 2 पार्ट ए, पेपर 2 पार्ट बी के मैं इनको अलग अलग नोट्स जो है वो देता हूँ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरीके से इन लोग मेरे नोट्स आपको हमेशा मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन लोग जो है वो टेस्ट देते हैं, ये 6 टेस्ट के आप लोग फोटोज भी यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसी के अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे बच्चों ने बाकायदा, मतलब मैं इनको इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके से उनको ट्रांसलेटेड पेपर देता हूँ। उनके इस तरीके से मैं इनको पेपर डिज़ाइन करके देता हूँ यूपीएससी फॉर्म में, कि आप लोगों का जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हो और इसी के नीचे आपको आंसर वगैरह लिखना है, तो क्वेश्चन का मैं आंसर बुकलेट आपको देता हूँ। बाकायदा इतने बच्चों ने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा से की हुई भी है। तो सिंपली कहूँगा, मेरी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बैच वापस अगर मैं आपको बताऊं, तो ये बैच जो है वो 16 जून से शुरू हो रही है। इसमें क्या आप लोगों का हैरासमेंट होने वाला है? बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी तरीके से आप लोगों का इसके अंदर में हैरासमेंट होने वाला है, दब्बा करके मैं आप लोगों से मेहनत करवाने वाला हूं। तो अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है इस बैच को लेकर के, इस पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, और अगर आप कंफ्यूज भी हैं, तो आप आ जाइए, पॉलिटिकल साइंस को ज्वाइन कीजिए। Let's crack it. See you in the next one. Bye bye.